हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उससे हमें जो डिफ्लेक्शन मिला था उसका वैल्यू हमें मिला था, वो था y1 प्लस y2 इज इक्वल टू QEL MVX स्क्वायर L/2 प्लस D। अगर आपने ये हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज हमारा जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस लिंक से क्लिक करके आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक कि क्या होता है जब हम किसी कैथोड रेज के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन में मान लेते हैं ये हमारा जो रे कैथोड रे है वो आ रहा है और इसके ये जो प्लेट थी पिछली बार तो जिससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, हालांकि इस टाइम हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके जो सतह है, जो ये प्लेन है, इसके इनसाइड में अंदर की तरफ हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें जो वी एक्स वेलोसिटी से जो ये वी कैथोड रे है वो इस तरफ आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल की वजह से हम बता सकते हैं कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा। तो नॉट डिफ्लेक्शन, जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा। तो ये जो अंगुली है वो डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये शो करती है जो मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और ये शो करेगा जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स उसका। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और इसको अगर हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखते हैं तो हमें जो ये वी वेलोसिटी से कैथोड रे मूव कर रही है इनसाइड प्लेन के इनसाइड है, प्लेन के अंदर की तरफ है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो फोर्स हमें मिला डाउनवर्ड्स फोर्स मिलेगा। तो इसमें इस तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो कैथोड रे है वो इस प्रकार से सर्किल के रूप में सर्किल बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर लगता रहेगा। जैसे कैसे ये सर्किल बनाएगा चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे आकर के ये तो वी वेलोसिटी इस तरफ मूव करता है तो यहाँ पे ये इसका वी वेलोसिटी होगा, ये कैथोड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, तो फिर ये इस तरफ खींचेगा, यहाँ पे आएगा तो वो इस तरफ खींचेगा ऐसे। तो यहाँ से एक इस प्रकार का एक सर्कल के रूप में यहाँ पे मूव करने की कोशिश मूव करेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं कि वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहाँ पे हमारा चार्ज है, वी ये पे वेलोसिटी है वो हमने ले रखी है वी एक्स, और बी है तो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है इनसाइड दी प्लेन, और साइन थीटा है वो है द एंगल बिटवीन द साइन थीटा में जो थीटा का वैल्यू है वो है एंगल बिटवीन इसका वी एक्स और बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो कैथोड रे जा रही है वेलोसिटी उनका डायरेक्शन। और इसको हम लिखते कैसे, ये एक्चुअली ऐसे होता है। तो ये क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन हटाने पर हमें मिलता है साइन थीटा, और ये साइन थीटा में, अब साइन थीटा में का वैल्यू देखें तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा अंदर की तरफ और वी वेलोसिटी है इस तरफ, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हम जानते हैं 1 होता है। तो हमारा ये बच गया क्यू वी एक्स बी, ये आ गया फोर्स। अब ये अगर ये सर्कल के रूप में गति करता है, मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, mv x² by r। अब हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर
कर लेते हैं, इक्वेट कर देते हैं और हमें मिलेगा क्यू वी एक्स बराबर एम वी एक्स स्क्वायर बाई आर, और इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर बाई क्यू वी एक्स बी। एक वी एक्स से एक वी एक्स कट गया तो हमारे पास बचा एम वी एक्स बाई क्यू बी, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं कि जब ये कैथोड रे इस तरफ आता है और सर्कुलर मूव में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सर्कल का बनाता है पाथ, उससे उसका पाथ क्या होता है और सर्कुलर पाथ का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी सर्कल का इक्वेशन होता है, वो होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें a और b क्या है, a और b जो सेंटर है उसको डिनोट करते हैं सर्कल के। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर देखें तो मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, यहां से ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो नीचे देंगे क्या आएगा, ये आएगा माइनस y एक्सिस और ये आएगा माइनस x एक्सिस। तो अगर यहां से इस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे सर्कल का पाथ बनाएगा, तो यहां से मान लेते हैं हमारा ये सेंटर ये है, तो इस पर इस y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0, और इसका अगर y मींस इसका रेडियस अगर हम r लें, r यहाँ पे हम ले रखे हैं, ये अगर सर्कल का रेडियस r है तो ये माइनस r डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस r। तो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल मिल गया 0 और माइनस r। तो अगर हम उनका वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस हो गया r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2yr इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेट 2yr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला माइनस 2yr इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा यहाँ तक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर है जो वैल्यू डिफ्लेक्शन है उसका अगर y स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मान लेते हैं 0। तो हमें मिल गया r इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन से, पिछली इक्वेशन से हमने r का वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमें मिला r का वैल्यू mvx बाई qb, और सेकंड इक्वेशन जिससे हमें r का वैल्यू मिला x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2y, हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमें मिलेगा mvx डिवाइड बाई QB इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2y। हमें अभी क्या करना है, हमें अभी पता करना है डिफ्लेक्शन y, उसका वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, y को रख लेते हैं एक तरफ और बाकी को भेज देते हैं दूसरी तरफ। तो ये आ गया y इस तरफ, तो y इधर बच गया x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसको हम अगर इस तरफ लेके जाएं तो हमारे पास हो गया QB डिवाइड बाई mvx। ये आ गया y डिफ्लेक्शन x स्क्वायर बाई QB। ये आ गया एक नॉर्मल इक्वेशन ऑफ y। तो हमें पूरा y पता करने के लिए यहां से जब इस प्रकार सर्कल में आता है तो यहां तक तो ये बीम है जो कैथोड रे बीम है वो एक सर्कल का ऐसे इक्वेशन बनाएगा। यहां से जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा वो इससे सीधा जाके इस तरफ, और जो स्क्रीन है वहां पे इस तरह लग जाता है। तो
हम मान लेते हैं कि यहां से जब तक वो इसके मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में था तब तक उसका डिफ्लेक्शन होता है, वो मान लेते हैं y3, और उसके बाद उसका डिफ्लेक्शन होगा वो मान लेंगे y4। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं y3। y3 की वैल्यू के लिए यहां से वो चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू हम इस पर अगर रख दें एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह रख सकते हैं एल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम देखे थे तब हमने प्लेट का लेंथ क्या लिया था, एल। तो एल लेंथ की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा y1, तो सॉरी y3 इज इक्वल टू हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर को लिख देंगे एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 QB बाई MV एक्स। ये हमारा निकल गया क्या आया, y3 का वैल्यू। इसे हम इक्वेशन बना देते हैं 3, और y4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि जो थीटा है उसका वैल्यू है, तो यहाँ से जो थीटा एंगल बनाता है जब वो डिफ्लेक्ट होकर निकलती है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है y4, और यहाँ से स्क्रीन और जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस था वो हमने पिछली बार भी देखा था, वो हमने लिया था d, तो ये हमारा हो गया d। तो y4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं d tan थीटा, और हमें y4 का वैल्यू चाहिए, तो हमें d एक नॉन वैल्यू होता है जो हम अपने मतलब एपेरेटस में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें चाहिए tan थीटा के लिए। अगर हमें इसमें tan थीटा का वैल्यू मिल जाता है तो हमें y4 का वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। तो tan थीटा में थीटा किस प्रकार चेंज हो रहा है, थीटा जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, होता है dy बाई dx, y का चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan थीटा, अब y का इक्वेशन हमें नॉर्मल इक्वेशन ये पता है, तो y का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये dy था, इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको एक बार मिटा देता हूं, नो नीड ना। तो हमें मिल गया dy बाई dx, और इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर QB बाई 2mvx, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बाकी ये है जो कांस्टेंट ये बाहर आ गया, QB माइनस QB 2mvx, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला माइनस का 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2qbx और mvx, ये आ गया, क्या आ गया, ये हो गया dy बाई dx, और dy बाई dx है वो है बराबर किसके, tan थीटा के। और tan थीटा को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो y4 का वैल्यू हमें मिल जाएगा d tan थीटा बराबर हमें दिया गया है मिला है qbx डिवाइड बाई mvx। और y4 में जब हम y4 में अगर x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, x का वैल्यू है ये l, तो यहां पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू l, तो qbl डिवाइड बाई mvx, ये आ गया y4। तो y3 है वो ये यहां तक का डिफ्लेक्शन, मतलब ये वैल्यू मिल गया, y4 है ये वैल्यू मिल गया, तो टोटल डिफ्लेक्शन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिफ्लेक्शन कर पाने के लिए हम क्या कर देंगे, y3 और y4 को ऐड कर देंगे, तो y टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा y3 प्लस y4, और y3 का वैल्यू हमें दिया गया है QBL स्क्वायर डिवाइड बाई 2mvx प्लस QBL डिवाइड बाई LD डिवाइड बाई mvx, और इसका इसमें हम अगर कॉमन बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा QBL डिवाइड बाई mvx, और यहाँ बच गया L बाई 2 प्लस d। तो ये आ गया डिफ्लेक्शन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब उसमें y एक्सिस में और इसके इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन शो करता है उसका वैल्यू। और पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें हमें डिफ्लेक्शन मिला था, वो था
y इज इक्वल टू क्यू ई एल एम वी एक्स स्क्वायर एल बाई टू प्लस डी, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल गई। ये हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, और ये हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें तो अब हमें इक्वेशन मिल गया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन y का वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अप्लाई करते हैं और उसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सॉरी ये डायग्राम में क्या, इलेक्ट्रिक के फील्ड के कारण जितना इसमें फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन होगा, उतना हम मैग्नेटिक फील्ड लगी उसका यूज करके उसे इस डायरेक्शन में करके और इसका जीरो कर देंगे। तो ये हो गया टोटल फोर्स। टोटल फोर्स मान लेते हैं ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक जो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू था वो था क्यू ई माइनस क्यू वी बी। और अगर हम ये टोटल फोर्स जीरो कर दें, यानी रिजल्टेंट यहाँ पे जो बीम है जो कैथोड रे है वो यहाँ पे आके जीरो हो जाए, तो हमें इक्वेशन मिलेगा क्यू ई माइनस क्यू वी बी बराबर जीरो। और इसको हम बराबर ले लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बच गया E इज इक्वल टू वी बी, और V यहाँ पे क्या है, V को V क्या है, वेलोसिटी, तो Vx इज इक्वल टू आ गया E बाई V। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो Vx वैल्यू है, क्योंकि हमें इसमें क्या अननोन था, अब हमें एक ही चीज अननोन थी, वो थी Vx। Vx का वैल्यू पता कर लगा देंगे। तो हम अगर इसमें रख दें ऐसे, ये हमें ज्ञात करना है E की Q बाई एम। Q क्या है, चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे बीम क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या इससे क्या इलेक्ट्रॉन E बाई एम ज्ञात कर सकते हैं। और y का वैल्यू हमें डिफ्लेक्शन, अगर हम किसी वो अपैरेटस यूज कर रहे हैं तो y का डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो पता कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द प्लेट हम पता कर सकते हैं। Vx का वैल्यू हमें E और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मोड में के रूप में हमें मिल गया है। L/2D मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसमें हमें सभी वैल्यू नोन है, इसके मतलब हम इसका Q/m या E/m है उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका वैल्यू लगाते हैं तो हमें मिल सकता है। इसी प्रकार जब हम मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये अप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो हमें पता करना है ये Q B को ले लिया एक तरफ, B हमारा नोन है मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और L है जो प्लेट है, लेंथ ऑफ द प्लेट है वो हमारा नोन है। वेल Vx ये अननोन था, तो Vx का वैल्यू हमें नोन में मिल गया, वो है E/V। और लेंथ ऑफ द ये D पता है, y हमें जो डिफ्लेक्शन मिलेगा उसका हम पता कर सकते हैं। इस प्रकार हम Q/m यानी E/m का वैल्यू पता कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जे थॉमसन थे उन्होंने इसका वैल्यू पता किया, उन्होंने वैल्यू बताया वो था 1.75882 into 10 to power 11 कूलम पर किलोग्राम। तो गाइस कैसे आज हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम किस प्रकार से E/m है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पर यूनिट मास का हम किस प्रकार से वो कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो ये है हमारा वैल्यू। तो गाइस इस प्रकार हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन कर सकते हैं और उनका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और E/m का वैल्यू पता कर सकते हैं, जिस प्रकार से आज हमने एक्सपेरिमेंट जो डेरिवेशन में करके देखा। तो यहीं पर खत्म होता है थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो। और अब फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ। और जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश कीजिए कि
हमारे हर वीडियो को लाइक कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।